लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। जितना भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा और बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा। अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देखना और हाथ चलाते रहना, मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ्स। और इसको पढ़ने के बाद ग्राफ्स का एक एक क्वेश्चन आप आराम से उड़ा दोगे, बस ध्यान से सुनते जाना कि मैं क्या समझा रहा हूं। अबाउट स्लोप, स्लोप के बारे में जानने से पहले मैं आपको समझाता हूं एक लाइन के बारे में। किसके बारे में? जी हाँ, एक लाइन के बारे में। बोलोगे सर लाइन तो बहुत सिंपल होता है, लाइन ऐसे सर, लाइन ऐसे भी होता है सर, लाइन ऐसे भी होता है सर। इसी का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मतलब ये जो लाइन होने वाली है वो कैसे होने वाली है? स्ट्रेट लाइन होने वाली, स्ट्रेट लाइन होने वाली है। कभी भी क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन दिया होगा तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबको समझाऊंगा, पेशेंस रखना। क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये x एक्सिस है और ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा कोई लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और तुम चाहते हो कि y और x में कोई इक्वेशन लिख दो और वो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट भी करे, तो आप बोलोगे कि इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। अब यहां कुछ टर्म्स को समझो, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, पेशेंस रखना। c होता है यहां पर y इंटरसेप्ट, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कहां पर कट कर रही है, सब कुछ लिख देना। वो होता है y इंटरसेप्ट। m क्या होता है? m होता है स्लोप। स्लोप के बारे में मैंने बताया था कि स्लोप को हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं और यही tan थीटा dy बाई dx के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो m होता है यहाँ पे स्लोप। y क्या है तुम्हारा? जो y एक्सिस है यहाँ पर, और x क्या है तुम्हारा? जो x एक्सिस का x है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है सर, बात समझ में आती है। अब देखो, अब ग्राफ से समझो। देखो, मान लो कि ये इस लाइन को तुम पूरा ऐसे ज्वाइन कर देते हो तो देखो ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? देखो ये y एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। तो इस ऑरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस होगा, ये ऑरिजिन होता है, ये जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं c, दैट इज y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट पर 0, c पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। किसको? y एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये कोऑर्डिनेट 0, c होगा, इतना तो लिखने आता होगा ना भाई। चलो ठीक, 0, c पे कट मार रहा है, इतनी बात हमको समझ में आती है, ठीक है सर। अच्छा सर एम क्या होता है? एम होता है स्लोप। स्लोप किसको बोलते हैं? मैंने बताया है, इस लाइन को फैला दो। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा अगर होगा तो इसका जो tan थीटा होगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक लाइन है कुछ ऐसे करके, सुनना, ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो है तुम्हारा 0, 3, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल वो कितना है? 60 डिग्री है। बताओ कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। सर ने बताया था कि किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? एम एक्स प्लस सी होता है। वेर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए सर ने बताया था, डिफरेंशिएशन में ही बताया था सर ने, या फिर मैंने इंटीग्रेशन में शायद बताया था। कहां बताया था मैंने? शायद मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था। सर ने डिफरेंशिएशन में बताया था कि क्या करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। ड्रॉ कर दिए सर। फिर देखो कि वो कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 60 डिग्री। फिर क्या कर लो, उसका tan ले लो, तो tan sin 60 डिग्री तुम्हारा कितना हुआ? √3। तो ये स्लोप हो गया। स्लोप किसको बोलते हैं? m को बोलते हैं। तो m की वैल्यू तो हमको मिल गई √3। c क्या होता है? c होता है y इंटरसेप्ट, मतलब कि ऑरिजिन से लेके ये जो तुम्हारे पास ये होता है उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। देखो यहां पर,
और उसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब वाई एक्सिस को ये लाइन कहां पे कट कर रहा है, तो देखो 0,3 पे कर रहा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई का वाई रखो, एम की वैल्यू क्या है, स्लोप √3 इंटू एक्स, एक्स का एक्स रखो, प्लस सी, सी कितना आया 3 आया। तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये स्लोप समझ में आ गया और ये वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, अब अगर कोई भी लाइन होती है, उस लाइन के पास एक कांस्टेंट स्लोप होता है। अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, यूनिफॉर्म। मतलब क्या हुआ, जब मैं तुमको स्लोप का मतलब समझा रहा था, तो मान लो तुम कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो, देखो कुछ ऐसा ग्राफ तुम ड्रॉ करो, ऐसा ग्राफ कुछ ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पे तुम स्लोप देखोगे और इस पॉइंट पे तुम स्लोप देखोगे, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये सब तो तरीका मैं सिखा चुका हूँ। ये देखो एंगल θ1 होगा और ये जाहिर सी बात है ये θ1 से अलग होगा, देखो ये ज्यादा एंगल होगा θ2। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, tan θ1 होगा और यहाँ पे स्लोप कितना होगा, tan θ2 होगा। सब कुछ पढ़े बता चुका हूँ कि स्लोप कैसे निकालते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, तो भाई उतना तो आपको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, हर चीज को हर लेक्चर में दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता, इसीलिए पहले चीजों को पढ़ाया जाता है ताकि एटलीस्ट उसको आप कैरी करते हुए चलो, आप उसको याद करते हुए चलो। हाँ सर, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, हमको तो याद है सब कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एक कोई कर्व होता है, ऐसे कोई कर्व होता है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो डिफरेंट आ जाता है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके पास कांस्टेंट स्लोप होगी, मतलब जो स्लोप है वो वेरी नहीं करेगी। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे लाइन है, ये ऐसे कुछ लाइन है तुम्हारे पास। ठीक है, ये लाइन है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा खींच दिया भाई साहब, माफ करना, ये लाइन ही है, ये तुम्हारे पास लाइन है। ठीक है, अच्छा तुमको इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है और इस पॉइंट पे फाइंड करना है। ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे ही आएगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही आएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कर दिए, यहाँ पे कर दो, कर दिए। ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ भी स्लोप होगा tan थीटा और यहाँ भी स्लोप होगा tan थीटा। मतलब कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिख जाए भाई साहब तो बोल देना कि उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर tan थीटा फाइंड करोगे तो सेम ही आएगा। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे अगर कभी दिया हो तो इक्वेशन तुमको निकालने आना चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस सी अगर तुम्हारे पास है तो ये इक्वेशन लिखो स्ट्रेट लाइन का, जो जो क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज पुट करो और इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, चलो अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं अभी तक, अब अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जितना जरूरत है एक एक चीज बता दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा ना, एकदम मजा आ जाएगा। बस टीचर पे भरोसा करना सीखना, ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा। सुन रहा हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारे पास और ये वाई एक्सिस है, और इस स्ट्रेट लाइन पे तुमको दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट गिवन है। तो कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो और स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है तो तुम इन दोनों पॉइंट्स को भी यूज करके स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा इस केस में, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट, आके जाके यूज होगा। सर एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, चलो ये कॉमा, ये पॉइंट तुम्हारा 2,0 है और ये पॉइंट तुम्हारा 0,3 है। तुम बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा। सर हमको मिल गया दो पॉइंट, ठीक है, आप पहला पॉइंट इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको x1, y1 मान लो, इसको x2, y2 मान लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सर इसका स्लोप बताओ, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 मतलब 3 माइनस 0। ठीक है भाई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करो तो 0 माइनस 2, तो तुम्हारे पास कितना आ गया भाई, -3/2। ये tan थीटा क्या होता है, ये होता है स्लोप। तो आ गई स्लोप की वैल्यू, आ गई स्लोप की वैल्यू। आई बात है समझ में? तो दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप ऐसे निकालते हैं।
ठीक है। और अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे इसी की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि ये तुमको जो दिया हुआ है, देखो भाई साहब, मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है 2,0, 0,3। इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा। बोलोगे सर आंख बंद करके लो, लिख दिए सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये y है, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। अच्छा, अब दो पॉइंट्स हमको गिवन है 0,3 और 2,0। देखो तो स्लोप तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, tan थीटा इज इक्वल टू -3/2 निकाल चुके ना यहाँ पर। और ये क्या होता है, m ही तो होता है, स्लोप इसी को तो बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस सी हो गया, ये m की वैल्यू रख दी है -3/2। सर c कैसे निकाले, c क्या होता था, c होता था y इंटरसेप्ट। क्या होता था, y इंटरसेप्ट। देखो यहाँ y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, देखो ये y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, देखो 0,3 पे, मतलब ये कितना है, c इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर। ये तुम्हारा कितना हो गया, y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 3। देखो तुम्हारे पास आ गया इक्वेशन। इतना सिंपल है भाई, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बकैती मार के सारे फॉर्म पढ़ा दो स्ट्रेट लाइन के, पगला जाओगे और उसका कोई यूज नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां पर क्या होता, मान लो यहाँ पे v होता और यहाँ पे t होता, ठीक है, और सेम होता, यहाँ पे 0,3 पॉइंट होता और 2,0 होता मान लो। अब मैं बोलूं कि इसका इक्वेशन फाइंड करो, तो दिख तो रहा है ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखोगे। तो सबसे पहले क्या करना है ऐसे में, सबसे पहले क्या करना, ये देखो v जो है ये y एक्सिस पे है, तो इसको मान लेना ये y है, और t जो क्या है वो x एक्सिस पे, इसको मान लेना x है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 0,3 है, यहाँ भी 0,3 है, 2,0 यहाँ भी 2,0, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ गया था, तुम्हारा इक्वेशन आ गया था y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 3, y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस c, ठीक है। तो सबसे पहले जो y एक्सिस पे v दिया था, v को y मान लिया, t को क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया, क्योंकि ये x एक्सिस की ओर तरफ था। फिर मैंने क्या मान लिया, y और x मानते हुए इक्वेशन फाइंड किया। और जब इक्वेशन आप फाइंड कर लोगे तो क्या करना, आपने y एक्सिस पे जो v था, y को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना v से, तो ये v हो गया इज इक्वल टू -3/2 का -3/2 x, ठीक है। x पे क्या है तुम्हारा t एक्सिस है, तो यहाँ पे t लिख दिया, प्लस c कितना आई थी, c तुम्हारी आई थी 3, तो 3 का 3 हो गया, c देखो ऑलरेडी तुम्हारे पास 3 आया था। तो इस तरीके से y और x की जगह अगर कुछ और लिखा हो तो पहले y और x मान लेना, उसके बाद क्या लेना, y और x मान के क्या कर लेना, इक्वेशन फाइंड कर लेना। उसके बाद फिर जो y एक्सिस पे v था, y को v से रिप्लेस करना, x एक्सिस पे t था तो x को t से रिप्लेस कर देना। आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आई। जो जो हिंदी से बोलता हूं, मुंह से बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको स्किप मत किया करो। यकीन मानो जो हिंदी से बोल रहा हूं ना भाई, वो अभी नोट्स बना लोगे ना, लास्ट में जाके आपको मदद करेगी, काम आएगा भाई। शॉर्ट नोट्स जितना बनाओगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उतना ही जाके लास्ट में आपको दिक्कत करेगी, ठीक है। लास्ट में तो यार वन शॉट वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, मेरे भी आएंगे लास्ट में वन शॉट, अरे उसको देख के रिवाइज कर लेना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना। अभी इतना डिटेल में पढ़ा, एक एक चीज मस्त बता रहा हूं, उसको एकदम हिंदी में लिखते जाना भाई। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। चलो इतना हो गया स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता था, स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते थे, और tan थीटा को हम लोग dy/dx भी बोलते थे। इतना तो हमको समझ में आता था, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको भूल जाओ। जो लिखा है वही मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है, जो हिंदी में समझा रहा हूं वही सब समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब चाहो तो इसको नोट्स में लिख लेना, नहीं तो मैं जो हिंदी में बोलना उसको लिख लेना, जो आपको कंफर्टेबल हो। मान लो कोई भी लाइन तुम्हारे पास हो, वो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे देखो ये लाइन तुम देखोगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू होती है 0। कैसे सर, ये कैसे, देखो इस लाइन पे मैं बोलूं कि बताओ इस पॉइंट पे क्या करो, इस पॉइंट पे तुम फाइंड करो क्या, इस पॉइंट पे तुम फाइंड करो स्लोप। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में और टेंजेंट पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री की तुम्हारे पास कितना होगा, tan 0 डिग्री sin 0 बाई cos 0। तो cos sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये कितनी आगे वैल्यू 0 हो गई। तो याद कर लेना भाई, कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख जाए तो उसका स्लोप तुरंत फटाक से क्या बोल देना, 0 बोल देना। क्या बोल देना, 0 बोल देना। यहां सिखा रहा हूं, बाद में डायरेक्ट बोलूंगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव स्लोप कब आएगा और निगेटिव स्लोप कब आएगा। देखो पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या हुआ कि जो tan थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब tan थीटा किसको बोलते हैं, m को बोलते हैं, मतलब स्लोप को बोलते हैं। स्लोप की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है सर। ठीक है, बात समझ में आती है सर। अच्छा, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि तुम्हारी tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जानी चाहिए, निगेटिव हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, निगेटिव हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आती है सर। कोई भी लाइन दिया हो, कोई भी लाइन दिया हो, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन है, देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अभी स्ट्रेट लाइन की ही बात हो रही है, लिख लेना भाई, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ही बात हो रही है। कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, ठीक है, अगर उसका पॉजिटिव स्लोप होना है, अगर उसका पॉजिटिव स्लोप होना है तो वो सारे केसेस में होगा, बस दो केसेस में नहीं होगा। उन दोनों केसेस को मैं आपको बता देता हूं। एक तो ऐसे कोई लाइन अगर दिखे तो, ऐसे देखो ये लाइन तुम्हारा कुछ ऐसे दिखे तो, पहला लाइन कुछ ऐसे दिखे तो, अगर कोई लाइन ऐसे दिख गया, देखो ऐसे दिख गया, तो इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा, अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, अगर कोई लाइन ऐसे दिख गया, ऐसे दिख गया, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ ये एंगल है और इसके साथ ये एंगल है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा कोई लाइन दिख गया फटाक से, तो स्लोप तुरंत बोल देना, अखवा बंद करके, निगेटिव है। ऐसा कुछ लाइन दिख गया तो स्लोप क्या बोल देना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निगेटिव है। बाकी कैसा भी लाइन दिख जाए तो बोलना कि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना। सर ई कैसे हुआ, सर ने बताया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो ये एंगल जो देखो, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि जो थीटा है, क्या करना है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है एक्स एक्सिस से, तो ये थीटा होगा। और इस केस में थीटा क्या होगा, इस केस में थीटा ये होगा, ये नहीं होगा, ये थीटा होगा। ये जो थीटा होगा, थीटा 1, वो स्लोप फाइंड करने में यूज करेंगे। ये जो थीटा 1 होगा वो स्लोप फाइंड करने में यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल। तो आप देख सकते हो ये एंगल इतना कितना होता है, यहाँ पे लाइन होता तो ये पूरा 90 डिग्री होता, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, तो ये जो पूरा एंगल है वो कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए स्लोप निगेटिव है। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, tan थीटा निगेटिव होता है। नोट्स पलट के देखो, इसलिए यहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, बस देख लो डायग्राम, ऐसा कोई लाइन दिखे और ऐसा कोई लाइन दिखे तो समझ जाना कि स्लोप निगेटिव है। बाकी कोई भी लाइन दिख जाए तो समझ जाना कि स्लोप पॉजिटिव है। कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन दिख जाए तो समझ जाना कि स्लोप 0 है। बात समझ में आई, हाँ सर, बात समझ में। अरे सर झमाझम, क्या मजा दिला दिए सर, अभी तक तो ग्राफ से डर लगता था। अरे सर हम डरेंगे नहीं, हमको पता है अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो जो हिम्मत होती है इंसान की बहुत बड़ी होती है। प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगी और जीत कर दिखाऊंगा, जीत कर दिखाऊंगी। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है, ये नहीं कि 0 से डायरेक्ट 180 टारगेट करने लगो। सबसे पहले 0 से 50 तक पहुंचो, 50 से 80 तक पहुंचो, 80 से 120 तक पहुंचो, 120 से 150 तक पहुंचो, और फिर लास्ट में आते आते 180 तक पहुंचोगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। हाँ सर, हम तो कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। चलो 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 चलो, अब देखते हैं कर्व के बारे में। मतलब अभी तो सारा बात हुआ स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा। अब देखते हैं कर्व के बारे में। अगर ग्राफ तुम्हारा हो, कर्व्ड हो, तो क्या होगा तुम्हारा। अभी देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ था कि स्ट्रेट लाइन है सिंगल स्लोप। सिंगल स्लोप मतलब कांस्टेंट स्लोप।
और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अ कर्व्ड ग्राफ हैज वेरिएबल स्लोप्स। वेरिएबल मतलब क्या, स्लोप्स अलग अलग होंगे। मैंने अभी कर्व लेके समझाया था। जैसे देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास कर्व है, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे कुछ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ θ1 यहाँ θ2 एंगल, दोनों एंगल साफ साफ डिफरेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ tan θ1 तुम्हारा होगा और tan θ2 होगा तुम्हारे पास यहाँ पे। तो देखो यही तो स्लोप होता है, तो स्लोप अलग अलग आ गया, इसलिए बोलते हैं कि कर्व के पास वेरिएबल स्लोप होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता हो, जो चेंज होता हो, ठीक है। अब जरा ये बताओ, दोनों जो स्लोप होंगे वो पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे? चलो बता दो। अरे सर आपने बताया था कि अगर कुछ ऐसे लाइनें दिखे या फिर सर कुछ ऐसे लाइन दिखे तभी जाके हमारा क्या होता है, तभी हमारा जाके क्या होता है, तभी जाके हमारा स्लोप निगेटिव होता है, बाकी सारे कंडीशन में पॉजिटिव होता है। तो देखो ये तो कुछ ऐसे लाइन दिख रहा है, ये कुछ ऐसे लाइन दिख रहा है, तो इसमें स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पर देखो और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये तो स्लोप फाइंड करने के लिए करना ही है, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में। फिर इस एंगल को देखो, θ1 है और ये θ2, दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल अलग अलग है, मतलब समझ जाना कि जो स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर एंगल डिफरेंट डिफरेंट है तो tan थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, कितने बार बोलोगे सर, कनवा तो पक गया सुनते सुनते, बोलते रहूंगा जब तक आप सीखना मत जाओ। उसी को tan थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। ठीक, चलो अब देखो भाई साहब, वेरियस टाइप से आपको जो ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो, दोनों का मतलब सेम होगा। सबसे पहला ग्राफ आपको इसी के बारे में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस जो तुम्हारा है और जो एक्स एक्सिस तुम्हारा होता है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस पे क्या हो, टाइम हो। याद रखना, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है उस पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना भाई। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि देखो तुम्हारा कोई ऐसा ग्राफ है और इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक लाइन जो है, ये लाइन टेंजेंट है, यहां पे ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे बताओ, पॉइंट ए पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। सर हमको याद आ गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप है वो क्या देता है, वो हमको देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो सर पॉइंट ए पे आपने वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे, एंगल दिया हुआ है, फिर इसका क्या निकलेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया। यही तो स्लोप होता है। और यही तुम्हारा क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है और टाइम दिया है सेकंड में, तो तुम्हारा वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात आई समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। ठीक, चलो 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 चलो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक, चलो अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन लो आपके सामने रहा ये कि तुम्हारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये है तुम्हारे पास टाइम। ये एंगल है तुम्हारे पास 30 डिग्री और ये बॉडी ए मूव कर रहा है, और ये एंगल जो है तुम्हारा वो कितना है, 60 डिग्री, और ये बॉडी बी है। तो तुमको बताना है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी रेशियो क्या होगा। बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, हमको वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है तो सर हमको पता है कि उसका स्लोप निकाल लेंगे तो सर वेलोसिटी दे देगा। ठीक,
अगर वेलोसिटी दे देगा तो अगर बॉडी ए की बात करेंगे तो इस लाइन का स्लोप निकालो। अब देखो स्लोप निकालना बताऊंगा नहीं, पूरा सिखा चुका है एक एक चीज। इसका स्लोप निकालो, देखो इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री तुम्हारा स्लोप हो गया इज टू। ठीक है, बी के लिए स्लोप देखो इस लाइन के लिए tan 60 डिग्री, क्योंकि तुम्हारा दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब किसी पॉइंट पर भी स्लोप निकालोगे तो सेम आएगा। बस इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ गया 1/√3 इज टू tan 60 डिग्री √3, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। अब देखो सर ने बताया था अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो भाई ये एक्स एक्सिस ही तो है, ये एक्स एक्सिस ही तो है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। अभी अभी सब कुछ रीजनिंग के साथ सिखा चुका हूं, अब यहां डायरेक्ट बताऊंगा। स्लोप 0 होता है, और अगर स्लोप 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और वेलोसिटी 0 होगी मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। तो फटाक से देख के ये टिक मार देना, जो जो हिंदी में समझ आया हूं लिख लेना, नहीं तो यही सारी चीजें भूल जाओगे। वाह सर, मजा दिला दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रहा ये। ठीक है, चलो तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर एक लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप 0 होगा, जाहिर सी बात है। स्लोप 0 होगा तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुमको जो दिख रहा है ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो सर ने बताया था कि स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मैंने समझाया था। ठीक है, क्यों होता है वो भी समझाया था। अगर स्लोप कांस्टेंट होता है तो स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को खींचकर अगर तुमको कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाना हो तो क्या कर देना, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देना ऑरिजिन से पास होते हुए। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बस इतना ही समझना था इसमें, और कुछ नहीं समझना है भाई, यकीन मानो, बस इतना ही समझना है। ठीक, चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम तो मैं बता दिया, डिस्टेंस टाइम मैं तुमको बताता हूं। क्या बताता हूं मैं तुमको, डिस्टेंस टाइम बताता हूं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हारे पास दिया हो, वहां डिस्प्लेसमेंट टाइम था, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है। जैसे देखो तुम्हारे पास मान लो यहां पे तुम्हारे पास टाइम है और यहां पे पास तुम्हारे पास क्या है, स्पीड है, सॉरी स्पीड बोल रहा हूं, डिस्टेंस है। मैं बोलूं कि ये तुम्हारे पास कोई लाइन है और ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री। ठीक है, बताओ कि भाई इसका स्पीड क्या होगा इस बॉडी का। तो बोलोगे सर स्पीड क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट वहां पे स्लोप निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप होता है कि स्ट्रेट लाइन का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो, तो स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, तो इसका स्लोप क्या होगा tan 45 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 मीटर पर सेकंड। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है। तो 1 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है तो। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। हाँ सर, बात समझ में आई। बस इतना ही तुमको समझना था, इतना ही तुमको समझना था। चलो एक क्वेश्चन बनाओ भाई, एक क्वेश्चन बनाओ, मैं आपको दे रहा हूं। मान लो ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लो तुम्हारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तुमसे बोला जा रहा है कि बताओ किस पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये आपको बताना है।
वेलोसिटी बोले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले, स्पीड बोले या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, मतलब वेलोसिटी बोले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। स्पीड बोले या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। एक्सीलरेशन बोले या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोले, ये सेम होता है। ठीक है, लिख लेना भाई सब कुछ, पहले तो मैंने बताया है, फिर भी लिख लेना। तो तुमको बताना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव कौन से पॉइंट पर होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इस हर पॉइंट पे स्लोप देखो, तो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कर दिए, ये हो गया एंगल थीटा। बोलोगे सर यहाँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, तो ये तो सर एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब कुछ समझा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे तुम जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, और टेंजेंट ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे आएगा, तो ये एंगल तुम्हारे पास होगा। और ऐसा ग्राफ याद है, याद आया कुछ ऐसे करके एक्स एक्सिस से मेजर करते थे, ऐसा कुछ ग्राफ आता था, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आता था, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। ऐसे में स्लोप निगेटिव होता था, या फिर स्लोप ऐसे में निगेटिव होता था। ठीक है, तो ये वाला लाइन ऐसा यहाँ पे मौजूद है, स्लोप निगेटिव हो गया, स्लोप 0 हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इन दोनों लाइन को छोड़कर कैसा भी लाइन दिख जाए तो समझ जाना उस लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, मैंने बता दिया। तो स्लोप 0 है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बताओ किस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट ए पे है। अब स्लोप यहाँ निगेटिव है, तो स्लोप ही क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट सी पर तुम्हारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में, बोलो झमाझम। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 ग्राफ है तुम्हारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ से क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन आए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, क्या मिलती है आपको, स्लोप से मिलता है उसका वेलोसिटी। इतनी बात हमको समझ में आती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीज मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, सबसे पहला केस देखो, अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस ही तो होता है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, सर ने बताया था। और स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप 0 हो गया तो एक्सीलरेशन भी 0 हो गया। तो कभी भी एक्सीलरेशन 0 वाली लाइन को कभी दिखाना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कर देना कि ये ऐसे करके लाइन दिखा देना। सब कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझा रहा हूं, बस एक कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, स्ट्रेट लाइन वाला पूरा 2-3 पेज का, उसके बाद सारा बस उसी से लिंक्ड है, तुरंत देख देख के उड़ा दोगे सब कुछ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होगा, बस यहाँ पे यही सीखना था। ठीक, पहला पॉइंट आपका हो गया, स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। दूसरा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। और अगर कांस्टेंट स्लोप हुआ तो स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी होगा क्योंकि कांस्टेंट स्लोप है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहां पर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ। तो कभी भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन को दिखाना हो वेलोसिटी और टाइम एक्सिस पे, तो क्या कर देना, एक लाइन खींच देना, स्ट्रेट लाइन खींच देना। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ठीक, अब देख सकते हो यहाँ पे कि ये तुम्हारा क्या ऑरिजिन है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, v की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी थी, मतलब वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ये भी डाटा कभी कभार यूज आ जाता है।
मतलब कोई भी लाइन या फिर कोई भी कर्व अगर मान लो ऑरिजिन से स्टार्ट हो तो t इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो होगा, लिख लेना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हेन द एक्सेलरेशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, इसको समझो। वेलोसिटी ये है और ये टाइम एक्सिस है। वेलोसिटी टाइम एक्सिस का हमको जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या देता है, स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। tan थीटा जो तुम लिखते हो वही स्लोप होता है। याद रखना मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे tan थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी, और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे तुम थीटा को घटाओगे इसका मतलब tan थीटा भी तुम्हारा घटता है, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या हुआ, तुम्हारा स्लोप भी घटेगा। पहले इस ग्राफ को देखो, ठीक है, ये देखो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो t इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू भी जीरो है, मतलब बॉडी रेस से स्टार्ट कर रहा है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, 3 पॉइंट ले लो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिए, चलो ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर लिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कर लिए। ये देखो थीटा 1 एंगल है, और यहाँ थीटा 2 एंगल है, और यहाँ थीटा 3 एंगल है। आप खुली आंखों से देख सकते हो कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। एंगल बढ़ते जा रहा है, और एंगल बढ़ते जा रहा है, तो अगर इसका सब जगह ये tan थीटा 1 लिखोगे, स्लोप यहाँ tan थीटा 2 लिखोगे, और tan थीटा 3 लिखोगे, तो अगर एंगल बढ़ते जा रहा है तो tan थीटा की भी वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो स्लोप भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है इस कर्व के लिए, और स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, मतलब कि एक्सीलरेशन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक्सीलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इज एक्सीलरेटेड। क्या बोलते हैं, बॉडी इज एक्सीलरेटेड। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई, मजा दिला दिए सर। कोई बात नहीं सर, 2-3 लोग को समझ में नहीं आया, दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, हार नहीं मानेंगे सर। अगर मेरे 10 नंबर भी आए हैं तो कम से कम मैं 120 नंबर तो लाके ही रहूंगी, ठीक है। चलो अब इस पे 3 पॉइंट लो, इस वाले कर पे, इस पे लो, यहां पे लो, और यहां पे लो। यहां टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे। स्लोप फाइंड करना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो थीटा 3, ये देखो थीटा 2, ये देखो थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, देखो जब अब ऐसे जा रहे हो तो इस कर्व के लिए देखोगे आप खुली आंखों से कि जो थीटा 1 है और जो थीटा थीटा 1 जो है वो सबसे ज्यादा है, थीटा 2 जो है, फिर थीटा 3 है। तो एंगल इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो थीटा 3 सबसे कम है, तो एंगल इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो एंगल इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, tan थीटा भी डिक्रीज कर रहा है, और tan थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप भी डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, बोलो झमाझम करके, एक्सीलरेशन देता है। तो अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज कर रहा होगा, और एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब बॉडी की एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रही है, या फिर बॉडी अंडरगोज डिसेलरेशन, बॉडीज अंडरगोज डिसेलरेशन। डिसेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो लिख लेना भाई, एक एक पॉइंट के साथ लिख लेना, एकदम पोस्टमार्टम करके रख दूंगा। 180 नंबर का पेपर आता है तो 180 नंबर के लिए ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पढ़ना बहुत कम पढ़ना होता है भाई, बहुत कम पढ़ना होता है, बस कोचिंग में, मॉड्यूल्स में, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भाई पता चला एक एक के 20-20 रिजल्ट याद करवा दिए, 70-70 क्वेश्चन करवा दिए। लो भाई लास्ट में रिवीजन करते रहो, करते रहो, कितना रिजल्ट याद करे फिजिक्स में, कितना फॉर्मूला याद रख, कितना क्वेश्चन बढ़ा है, फिर केमिस्ट्री में भी इतना याद रखना है, प्रैक्टिस भी करना है, बायोलॉजी में भी लास्ट में पीट लोगे सर। बात समझ में आई? इसलिए एकदम बारीकी से, एकदम स्मार्टली पढ़ेंगे। चलो कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया ना भाई तो क्वेश्चन तुरंत उड़ा दोगे, तुरंत उड़ा दोगे। और नहीं भी उड़ा पाए तो प्रैक्टिस करते करते सीखते जाओगे, तो कम से कम सीखोगे तो। फिजिक्स में सीखना इंपॉर्टेंट। हाँ सर बात समझ में आ रही है, बकवास कम करो, पढ़ाओ सर ज्यादा। चलो हाँ, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुमको दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुमको दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुमको दिया हो तो उसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर तुम एरिया निकाल देते हो तो तुमको क्या मिल जाता है, ये भाई ये लाइन भूल जाओ यार, ये बहुत मिसलीडिंग है, इसको कट कर दो। हाँ इसको देखो, ये ज्यादा अच्छा है। अगर मान लो ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये टाइम एक्सिस है,
वेलोसिटी और टाइम एक्सिस पे मान लो कुछ ऐसा करके कर्व दिया हुआ है, ऐसा करके कोई कर्व दिया हुआ है। तो दो एरिया आपको दिख रही है, एक ये एरिया आपको दिख रहा है और एक ए एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हो और तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इसकी एरिया माइनस माइनस लगा है, इसकी एरिया करेंगे, मतलब टाइम एक्सिस का जो नीचे वाली एरिया उसको माइनस करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो लिख लेना भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो टी एक्सिस के जो ऊपर वाली एरिया है, जो ऊपर वाली एरिया है उसको पॉजिटिव रखेंगे, और टी एक्सिस के जो नीचे वाली एरिया, देखो टी एक्सिस के नीचे वाली एरिया है उसको हमेशा क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, ठीक है। और अगर डिस्टेंस पूछ दिया, डिस्टेंस पूछ दिया तो चाहे टी एक्सिस के ऊपर, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर वाली एरिया हो, चाहे टाइम एक्सिस के नीचे वाली एरिया हो, दोनों को क्या लेंगे, हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो दिस एरिया माइनस दिस एरिया करेंगे, एरिया ए माइनस एरिया बी। लेकिन डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दिस एरिया प्लस दिस एरिया करेंगे। तो याद रखना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गलती मत कर देना, बच्चे ब्लंडर कर देते हैं। तो देखना डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा हो तो नीचे वाली एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वही लिखा हुआ है कि व्हाइल फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ कीपिंग साइन अंडर कंसीडरेशन, साइन को ध्यान में रखना होता है। सारा अभी क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक। चलो अब देखो भाई, अब जितने भी ग्राफ्स होते हैं ना, वो सारे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ ग्राफ होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो देखो कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है और कैसे आप पहचानोगे। देखो कभी भी डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, ये सर तो आप बता चुके हैं ना, बिल्कुल। कभी भी जो स्पीड है वो भी निगेटिव नहीं हो सकता है। याद रखना, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, एक्सीलरेशन निगेटिव हो सकता है, ये सही है। लेकिन डिस्टेंस और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर डिस्टेंस निगेटिव दिख जाए और स्पीड निगेटिव दिख जाए तो बोल देना कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो देखो डिस्टेंस कहां पे है, वाई एक्सिस पे है। देखो तो ये तुम्हारा जो है ये देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है, टाइम तुम्हारे पास ये हो रहा है, देखो यहां पर। तो टाइम तो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है सर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कहां है, डिस्टेंस यहां पर है। तो हमको पता है सर कि अगर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इस साइड होता है निगेटिव एक्स एक्सिस और इस साइड होता है निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव पॉइंट है तुम्हारा। और निगेटिव पॉइंट है तो ये तो तुम्हारा डिस्टेंस वाली एक्सिस है ना भाई। तो डिस्टेंस वाली अगर ये एक्सिस है तो डिस्टेंस तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वैसे इसमें देखो ये तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इतना हो रहा है। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे तो टाइम पॉजिटिव है जो कि फिजिबल है। लेकिन ये स्पीड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे स्पीड आ रही है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है ऑरिजिन से नीचे, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। स्पीड क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस स्पीड भी निगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, सेम टाइम पर एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू किसी दो ए और बी पॉइंट पर सेम नहीं हो सकती। लिख लेना सब कुछ हिंदी में, सब कुछ हिंदी में लिख लेना। और स्पीड की वैल्यू दो पॉइंट पर सेम नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। सेम टाइम की बात करो तो जैसे इस ग्राफ में देखो, पहले मैं डिस्टेंस लेके बताता हूं, स्पीड भूल जाओ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो इस पॉइंट को तुम जरा देखो, इस पॉइंट को मान लो यहां t इक्वल टू 2 सेकंड हो रहा है। t इक्वल टू 2 सेकंड पर ये तुम बस डिस्टेंस लियो। देखो तुम्हारा इस पॉइंट पर देखो ये डिस्टेंस है और इस पॉइंट पर देखो ये डिस्टेंस है।
अरे भाई, अगर मैं तुमसे बोल दूं तुम एक ही आदमी हो और दौड़ रहे हो, और एक आदमी बोले कि तुम 10 मीटर दौड़े हो, दूसरा आदमी बोले कि तुम 15 मीटर दौड़े हो, मतलब एक आदमी बोले कि तुम 10 मीटर के दूरी पे हो और एक आदमी बोले कि 15 मीटर के दूरी पे हो, तो तुम भूत थोड़ी हो। एक साथ एक ही टाइम पे तुम दो जगह कैसे हो सकते हो? तुम मेरे घर में भी हो, अपने घर में भी हो, सेम टाइम पे नहीं पॉसिबल है ना। उसी तरीके से सेम स्पीड भी पॉसिबल नहीं है सेम टाइम पे। जैसे मैं बोलूं कि तुम दौड़ रहे हो, मान लो 11:40 हो रहा है, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास दो स्पीड है सेम टाइम पे, नहीं। अरे भाई, एक पार्टिकुलर टाइम पे तुम एक गिवन स्पीड से ही दौड़ रहे होगे ना। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। एक पार्टिकुलर टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन, दो अलग अलग डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है आपका, और दो दो अलग अलग स्पीड पॉसिबल नहीं है आपका। तो देखो, अगर इसको पॉइंट ए मान लेते हैं तो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, ये है डिस्टेंस। इस पॉइंट बी पे क्या है, यहां पे ये है। तो एट सेम टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो, यहां पे तुम्हारा क्या है, यहां पे तुम्हारे अलग अलग डिस्टेंस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहां स्पीड होता तब भी पॉसिबल नहीं होता। मैं डिस्टेंस लेके आपको सिखा दिया। अच्छा, अब देखो, कभी भी मान लो तुम्हारे पास यहां कोई भी क्वांटिटी हो, मतलब चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे यहां पर स्पीड हो, चाहे यहां पर वेलोसिटी हो, चाहे यहां पर एक्सीलरेशन हो, और यहां टाइम हो, कभी भी पूरे ग्राफ में अगर तुमको ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन मिल गया, वर्टिकल लाइन, तो बोल देना आंख बंद करके ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, देखो इस पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो। मान लो जैसे इस पॉइंट पे तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना, तो टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। इसका स्लोप फाइंड करो, इसका स्लोप फाइंड करोगे, तो स्लोप फाइंड करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री मतलब क्या, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। स्लोप क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। कोई भी चीज इन्फिनाइट हो ही नहीं सकती, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो। तो कहीं भी किसी ग्राफ में अगर ऐसा लाइन दिख गया खड़ा, तो समझ जाना कि वो क्वांटिटी, वो ग्राफ, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कुछ भी हो, और यहाँ पे टाइम हो तुम्हारे पास, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, ये ग्राफ और ये ग्राफ, बोलोगे सर टुकुर टुकुर आंखों से दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी है, बता दे रहा हूं, ये टाइम और ये टाइम है। टुकुर टुकुर आंखों से दिख रहा है कि सर इस पूरे ग्राफ में ये सर आ गया वर्टिकल लाइन, इस पूरे ग्राफ में ये आ गया वर्टिकल लाइन, तो सर बस पूरे ग्राफ में कहीं भी वर्टिकल लाइन आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आई? क्यों नहीं है, देखो देखो, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन क्या देता है। और इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, अभी मैं बता चुका हूं, tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बोला, इनफिनाइट। क्या एक्सीलरेशन इनफिनाइट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। देखो ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, और ये तुम्हारे पास क्या दिया है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का तुम्हारे पास स्लोप क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो tan थीटा तुम्हारे पास कितना होगा, tan थीटा तुम्हारे पास इनफिनाइट हो गया। और इसका स्लोप तुम्हारे पास क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या वेलोसिटी इनफिनाइट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझ लेना, बस एक कहीं भी तुम्हारे पास एक लाइन ऐसे खींचा हुआ दिख जाए ना, तो बोल देना कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, समझ में आ गई सर बात, आ गई सर समझ में बात, मजा दिला दिए सर। चलो 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 चलो, अब देखो नेक्स्ट ग्राफ है तुम्हारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या है तुम्हारे पास, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। हेडिंग डाल लेना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो वेलोसिटी नहीं, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम एक्सिस है, और कोई ग्राफ तुम्हारे पास मान लो ऐसे करके दिया हो, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ तुम्हारे पास, ये एरिया A1 मान लो, और ये एरिया तुम मान लो A2। मान लो बॉडी जो है एट t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। मान लो जो इनिशियल स्टार्ट किया है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे तुमको बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो याद रखना यहां भी क्या करना है कि जो टी एक्सिस के नीचे जो एरिया है ना, उसको एरिया को क्या लेना है, निगेटिव लेना है, और जो टी एक्सिस के ऊपर वाली एरिया है उसको पॉजिटिव लेना। लिख लेना भाई,
लिख लेंगे सर, लिख लेंगे, काहे चिल्लाते हैं सर, लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी एरिया निकालो, तो एरिया क्या होगी, A1 माइनस A2 होगी, क्योंकि ये टी एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है और ये वाले टी एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, मतलब ये नेगेटिव एरिया होगी, पॉजिटिव एरिया होगी। ये क्या देगा एरिया, ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। अब कहां तक एरिया निकाले हो, यहां तक निकालो, यहां तक एरिया निकाले हो, मतलब t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करोगे। ठीक है, मान लो A1 माइनस A2 की सपोज करो वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास 4, मान लो 4 आ जाती है सपोज करो, तो मैं क्या कर लिखूंगा यहाँ पे, ये पॉइंट अगर B है, आप यहां तक एरिया पूरा फाइंड किए हो, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास थी 3 मीटर पर सेकंड, यहां लिखूंगा -3, तो ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे पॉइंट B पे तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। कैसे अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। चलो, बात आई समझ में सर। चलो अब क्वेश्चन को उड़ाओ भाई, क्वेश्चन को उड़ाओ, तुरंत अब उड़ा दोगे। ठीक है, जितना भी अभी मैंने नोट्स बनवा दिया है तुम्हें, ठीक है ना, उतने से सारा क्वेश्चन उड़ा दो, कोई क्वेश्चन उड़ा दोगे। देखो, acceleration of the body traveling along a straight line changes with time. What does the area under the curve measure? Acceleration time ग्राफ दिया है सर, मतलब सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो देखो पहले ऑप्शन डिस्टेंस ट्रैवल, ये होगा ही नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन ये होगा नहीं, एवरेज वेलोसिटी ये होगा ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा डी। तो ऐसे ही टिक आप मार भी सकते हो, लेकिन समझाना चाहूं तो देखो यहां कुछ भी नहीं दिया कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जब नहीं दी होती है तो मान लेना कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, इनिशियली, इसका मतलब मैं समझाया था वेरिएबल एक्सेलरेशन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो अगर मैं इसकी एरिया फाइंड करूंगा, इसकी एरिया मैं फाइंड करूंगा, तो इसकी एरिया तुम फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, मान लो कुछ एरिया A1 आता है, तो एरिया A1 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करोगे तो अप टू टाइम T2 तुम एरिया निकाल लो, तो वेलोसिटी एट टाइम T2 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब 0, ये तुम्हारा क्या हो गया, VT2 इज इक्वल टू एरिया, मतलब ये जो तुम्हारे पास एरिया आएगा वो क्या देगा, वेलोसिटी एट टाइम T2 देगा, वही दिया है ऑप्शन डी में, वेलोसिटी एट टाइम T2। अरे सर मजा दिला दिए, क्या पढ़ाते हो सर, वाह वाह, चांद तारे फूल सब ना, मेरे बच्चों के जैसा कौन है, कोई नहीं है भाई, आप लोग बहुत मजबूत हो, कोई कहीं भी पढ़े, हमको अपनी मजबूती जो है बहुत ज्यादा रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज गिवन, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है सर, और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, इतना तो हमको समझ में आ गया। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी और टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो सारे स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो कांस्टेंट स्लोप होगा, इसका भी कांस्टेंट स्लोप होगा, इसका भी कांस्टेंट स्लोप होगा, इसका भी कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप ही क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का, स्लोप ही क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप किसको बोलते हैं, tan थीटा को बोलते हैं, मतलब tan थीटा जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो देखो इस लाइन के लिए देखो तो ये आएगा θ1 एंगल, इस लाइन के लिए देखो तो ये तो तुम्हारे पास θ2 0 आ जाएगा, इस लाइन के लिए देखो ये θ3 आएगा, इस लाइन के लिए देखो, इस लाइन के लिए देखो ये कितना आ जाएगा, θ4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, θ4 आ जाएगा। देखो सबसे छोटा एंगल तो तुमको क्या कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा एंगल तुम्हारे पास ये θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, θ1 और θ3 में ग्रेटर कौन सा है, देखो θ3 ग्रेटर है, तो एंगल बढ़ाते हो तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मैंने बताया था। तो tan θ3 तुम्हारा क्या होगा, tan θ3 ग्रेटर होगा tan θ1 से, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा यहाँ के एक्सेलरेशन से। इतनी बात समझ में आती है। बोलोगे सर सबसे ज्यादा तो ये दिख रहा है, अरे भाई यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, देखो
ऐसे कोई लाइन होगा, मैंने बताया था, तो ये क्या होगा, ये तो निगेटिव वैल्यू आ गई ना, तो ये निगेटिव वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे हो सकता है, निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं दे सकती है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी तब तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर, बात समझ में आ गई। अरे भाई मैं बोलूं -2 और +2 दोनों में ज्यादा कौन सा है, बोलोगे +2 ज्यादा है ना, तो आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो आपको इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो भाई निगेटिव वैल्यू आएगी, इसका स्लोप निगेटिव आएगा। देखो ऐसे केस में क्या आता था, स्लोप निगेटिव आता था, और अगर स्लोप निगेटिव आता तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया तो इसको तो देखना ही नहीं है, इससे ज्यादा तो ये वाला एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, ये एंगल है, ये एंगल ज्यादा है तो tan थीटा 3 भी ज्यादा होगा, tan थीटा 3 ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब सबसे ज्यादा होगी, तो इसका बस स्लोप फाइंड करना, इसका स्लोप फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, इस लाइन का स्लोप, तो देखो ये तुम्हारा देखो और ये देखो तुम्हारा tan थीटा क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री तुमको दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर देखो कितना है, ये 60 है और ये 20 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो 60 - 20 बाई बेस, बेस तुम्हारा कितना, बेस ये है तुम्हारे पास, देखो ये बेस, ये तुमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब 40 - 30 मतलब 10, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 40/10, कट्टम कुट्टुम करो भाई, कट्टम कुट्टुम कर दिए, और यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में क्यों आया आंसर, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए फटाक से डी टिक मार देना, हो सकता है ऑप्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देता, तो इसको तुरंत टिक मत मार देना, यूनिट का ध्यान रखना। हाँ सर हम तो ध्यान रखें, ठीक, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन में एक नई और चीज सीखोगे, एक और नई चीज सीखोगे, द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इतना, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है कितना होगा, देखो तो पोजीशन दिया हुआ है तुम्हारे पास टाइम के टर्म्स में, x = a - bt + ct स्क्वायर, तो अगर तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करना है तो पहले वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन फाइंड करना होगा, कर लेंगे सर, पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx/dt करेंगे तो हमको वेलोसिटी वो मिलता है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा -b + 2ct, ये कितना आया, वेलोसिटी = 2ct - b आ गया। अच्छा अब इससे तुमको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हो, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि एक्स एक्सिस पे क्या है, तो एक्स एक्सिस के जगह देखो यहाँ सब में लिखा हुआ है टी 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 टी, ठीक है, तो टी को क्या किससे रिप्लेस करो, टी को एक्स से रिप्लेस करो, सर रिप्लेस कर दिए 2c × x - b, ठीक, और सभी y एक्सिस पे v पे है, v है, y एक्सिस पे v है, y एक्सिस पे v है, y एक्सिस पे v है, तो v को किससे रिप्लेस करो, y से रिप्लेस करो, ये तरीका होता है, ठीक है, चलो तो y = 2cx - b, ये तो सर देखा देखा लग रहा है, अरे भाई ये y = mx + c ही तो है, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x के साथ क्या है, x के साथ यहाँ पर m है, और यहाँ x के साथ क्या है 2c है, ठीक है, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई 2c हो गई, तो इस ग्राफ से कंपेयर करने से इतना तो समझ में आ गया कि जो लाइन आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, चारों में स्ट्रेट लाइन है सर, अब क्या करें, अब देखो तो y = 2cx - b है तुम्हारा, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था, यहां पे इसको तुम क्या लिख सकते हो, y = 2cx ± b लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि a b c जो तुम्हारा है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारा क्या हुआ कि b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, b पॉजिटिव होगी तो उसके आगे माइनस लगाओगे तो -b क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है, और y इंटरसेप्ट निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, y इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है कि वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट निगेटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो y एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो देखो भाई ये y एक्सिस को तो यहाँ पे कट करा, ये होगा नहीं, ये y एक्सिस को देखो, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है तो ये पॉजिटिव पे कट करा, ये होगा नहीं, ये y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करा, ये होगा नहीं, ये y एक्सिस को देखो, ये नीचे में निगेटिव y एक्सिस होता है तो यहाँ पे निगेटिव में कट कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बात आई समझ में, पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया भाई, सीखो, इतना डिटेल में बताने का क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई ना भाई, यकीन मानो बहुत 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 ताकत है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, फिर मजा आ जाएगा भाई, क्वेश्चन नया भी आ जाएगा ना, आप टैकल कर पाओगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे तो आप भले क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन जरूर टैकल करो, ठीक, सर बात समझ में आ गई, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस से स्टार्ट किया एट t = 0 पे, रेस से स्टार्ट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0,
and moves in a straight line with an acceleration, the velocity of the particle at t is equal to 3 सेकंड is t is equal to 3 सेकंड, मतलब यहां पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नहीं वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया तो हमको पता है सर इसकी जो एरिया होती है वो चेंज इन क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अब यहां से यहां तक एरिया बस निकालो, पूरी एरिया मत निकालो, क्योंकि पूरी एरिया निकालोगे तो आपको वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड और माइनस लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0। लेकिन आपको वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहीं तक एरिया निकालूंगा। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, इज इक्वल टू एरिया अप टू टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो एरिया कितना आएगा, देखो ये तो पॉजिटिव एरिया होगा, तो ये 2 इंटू 3 रेक्टेंगल मतलब ये 6, और ये एरिया निगेटिव होगा, टाइम एक्सिस के नीचे है, तो ये एरिया कितना होगा, देखो तुम यही एरिया बस फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया और ये हुआ तुम्हारा -3, तो 1 इंटू -3 मतलब तुम्हारा कितना हुआ, -3, ये -3 हो गया, तो तुम्हारे पास ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। एक लाइन का सोल्यूशन था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। टाइम एक्सिस के नीचे वाली जो एरिया है वो क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है, ठीक है सर समझ में आ गया हमें। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं आपको और सिखाता हूं, चलो भाई। ग्राफ्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मुंह पे तुरंत याद रखना है आपको, मुंह पे याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, एग्जाम में बनाने मत लगना। मान लो अगर तुमने किसी बॉडी को यू स्पीड से ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये कंप्लीट मोशन के लिए, कंप्लीट मोशन मतलब क्या हुआ, ये बॉडी ऊपर गया और फिर ये बॉडी नीचे आ गया, ये पूरा टकरा गया, तब जाके ये ऊपर गया नीचे गया, तब पूरे जर्नी के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा तुमको दिखेगा, ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसको तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो ऐसे, तो इतना वाला जो पार्ट है ग्राफ का, इतना वाला जो पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है तुम्हारे पास, वो डिनोट करता है ए से बी जाने में, मतलब यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, ए से बी जाने में, ठीक है। और बी से जब वो दोबारा वापस आया, कहां पे, सी पर आया, मान लो सी पर आया, दोबारा गिरा तो सी पर आया, ठीक है। तो बी से सी जो डिनोट करता है वो ऊपर से नीचे आने के जर्नी को डिनोट करता है। तो अगर कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुमसे पूछे तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होता है, ऐसा तुम याद रखना, ठीक है सर, बात समझ में आती है। जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट जर्नी के लिए, मतलब ऊपर गया फिर पूरा पूरा नीचे आया, ये वेलोसिटी अगर है और ये टाइम एक्सिस है, तो ये कुछ ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। अगर मान लो स्पीड और टाइम ग्राफ पूछ दिया तुमसे, स्पीड और टाइम ग्राफ तुमसे पूछ दिया, तो स्पीड और टाइम ग्राफ तुम्हारा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो क्या पूछा है तुम देख लेना, ये तीनों जो ग्राफ हैं तीनों बस तुमको याद रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, याद रखना किस कंडीशन के साथ मैं आपको बताया। चलो अब एक ग्राफ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अब मैं एक ग्राफ आपको सिखाने जा रहा हूं, पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा इक्वेशन दिया हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस ए जो तुम्हारा क्या है, ए है तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, क्या है तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो अगर तुम्हारे पास ये y एक्सिस है
और ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ तुम्हारा जो बनेगा वो तुम्हारा बनेगा कुछ ऐसा, लिख लेना भाई। दूसरा, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास अगेन ये तुम्हारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और यही तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, तो ग्राफ तुम्हारा कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये जो तुमको शेप दिख रहा है ना, उस शेप को हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोला। क्या बोलते हैं हम लोग शेप को, पैराबोला। आगे जाके जब हाइपरबोला का यूज आएगा तब मैं आपको हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, जहां पे जो यूज आएगा मैं आपको बताऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तब तक इतना याद रखना, ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको भी क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो इसको क्या बोल देते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ठीक है, ए क्या है यहां पर, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए, तो इसका ऐसा ग्राफ बनता है और इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, बात समझ में आ जाती है सर? ठीक है, अब क्वेश्चन करो, देखो। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम इज, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम इज गिवन। ये तो आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है कि कैसा दिखेगा। बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का ऐसा कुछ ग्राफ देखा मिल रहा है। ये तो सर ऐसा ग्राफ हो गया कि अगर एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, ऊपर गया, ये नीचे आया, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एग्जाम में बनाने मत लगना। देखो ऐसा ग्राफ था ना भाई, बॉडी को यू स्पीड से फेंक रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ऐसा बन रहा था ना। हाँ बिल्कुल बन रहा था। और अगर सेम कंडीशन है तुम्हारा, तुमने कंडीशन पहचान लिया, तो सेम कंडीशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे बनता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बोलोगे सर मजा दिला दिए, अभी तक तो डरते थे सर क्या का दे दिया है, अब तो सर मजा आने लगा। अरे बहुत मजा आएगा, अभी उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। देखो 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 देखो, अभी उड़ाते हैं क्वेश्चन को। चलो, अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अच्छा, v स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड द डिस्टेंस मूव्ड। ये डिस्टेंस तुम्हारे पास दिया हुआ है, shown in the figure. The acceleration of the particle in किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब तुम्हारे पास दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसकी यूनिट में तुमको एक्सेलरेशन पूछा है। आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो चारों ऑप्शन में कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। इससे समझ में ये आ जाता है कि जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। ये लिख लेना, अभी आगे जाके इसके सोल्यूशन में यूज होगा। क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। क्यों, कैसे देख के पता चला, चारों ऑप्शन देख के पता चला। ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट आने वाली है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होता था। अब हमको सर एक्सेलरेशन फाइंड करना कुछ दिख ही नहीं रहा है सर। ये बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको जितना प्यार से स्टार मार सको ना मार लेना। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, अगर तुमको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। हाँ, क्या होता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। सर c क्या होता था, c होता था y इंटरसेप्ट। सर आपने बताया y इंटरसेप्ट मतलब वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो देखो ये y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है 3600 पे। बोलोगे सर यहां भी तो कट कर रहा है। अरे भाई लाइनवा तुम्हारे पास ये है, ये लाइन है तुम्हारे पास, तो ये लाइन कहां कट कर रहा है तुम्हारे पास, ये लाइन कट कर रहा है तुम्हारा 3600 पे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3600। तो हमको सर c की वैल्यू तो मिल गई, हमको मजा आ गया। सर m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो कि यहां पे x एक्सिस के जगह पे s लिखा हुआ है, तो x एक्सिस को किससे रिप्लेस कर दो, s से रिप्लेस कर दो। ऐसा मैंने करना सिखाया है। ये हो गया m इंटू एस प्लस 3600 का 3600। यहां y एक्सिस पे v स्क्वायर है, तो y एक्सिस को थोड़ी देर के लिए v स्क्वायर मान लो। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया। अब एक और डाटा तुमको यहां मिलता हुआ दिखाई देगा कि देखो
जब यहाँ पे s की वैल्यू 0.6 है तो तुम्हारे पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पास 900 है। इस डाटा को यूज करो कि जब तुम्हारे पास s की वैल्यू कितनी है 0.6 तो तुम्हारे पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो 900 आ रही है। ठीक है, यहां रखो तो v स्क्वायर की वैल्यू 900 होगी कब, जब s की वैल्यू कितनी हो जाए 0.6 हो जाए प्लस 3600 का 3600, यहां से कट्टम कुटुम करके और सिंप्लीफाई करके m सॉल्व करो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 900 में से 3600 माइनस करो तो माइनस 2700 और ये बाई 0.6, इसको कट्टम कुटुम करके सॉल्व करो भाई तो ये हुआ माइनस 2700 बाई 6 इंटू 10, ये तुम्हारे पास कितना हो गया भाई, ये गया 2 बार में और ये गया तुम्हारे पास 5 बार में, 3 से कट किया, 2 से कट किया है मैंने, 2 से कट किया तो ये तुम्हारा 3 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। अब इस देखो इसको 3 से कट करो, ये कितना जाएगा 900, यहां से देखो माइनस 900 इंटू 5 मतलब तुम्हारे पास कितना हुआ, m की वैल्यू माइनस 4500 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस 4500 रखो, अब देखो मजा आने वाला है। तो इक्वेशन तुम्हारे पास क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4500, m की वैल्यू रख दे रहा हूं, इंटू s प्लस 3600। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वैल्यू तुम्हारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने वाली है, तो इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन नहीं भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर सकते हो, और इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक चीज आती थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऑप्शन देख के समझ में आ जा रहा है। तो देखो v स्क्वायर का v स्क्वायर, u स्क्वायर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है तो ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3600, मतलब दोनों को कंपेयर करोगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू 3600 मिल गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में पूछता तब भी अब बता सकते थे 60 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 2a s के साथ आया हुआ है 2a, यहां क्या आया हुआ है, s के साथ यहां पर आया हुआ है माइनस 4500, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 4500 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी होगा यहाँ पे माइनस 2250, कुछ नहीं किया हूं भाई, बस डिवाइड किया हूं। ठीक है, ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये किलोमीटर में दिया है, ठीक है ना, और पर आवर स्क्वायर में आपको निकालना है, तो माइनस 2250 मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बारीकी से एक एक चीज मैंने सिखाया, मैं चाहता तो तुरंत फटाक फटाक अपने में सोल्व करके आगे बढ़ जाता, लेकिन उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरा यकीन करो और बोलो झमाझम, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक, चलो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, अरे भाई साहब अभी 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 ठीक है, अभी क्वेश्चन काफी ज्यादा है हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बाप रे बाप ये क्या दिया है सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टेंजेंट्स एट ए एंड बी एंगल्स इतना दिया है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एवरेज एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन तुमको निकालना है, तो एवरेज एक्सीलरेशन तुम्हारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में फाइंड करना, मतलब 2 माइनस 1 टोटल टाइम कितना हो गया 1 सेकंड हो गया, मतलब कि इसको डिवाइड करोगे तो सिंपली क्या आ गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लिए तो मजा आ जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो अगर पॉइंट ए पर मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो सिंपली इसका हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो ये कितना आएगा tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए मिल जाएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 मीटर पर सेकंड। पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पे अगर तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हारे पास स्लोप कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा tan 135 डिग्री, देखो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो एंगल होता है उसको tan के साथ लिखते हैं, तो tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालो, tan 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस tan 45 डिग्री, मतलब -1, आप निकाल के देख लो -1 ही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब तुम्हारे पास v2 वेक्टर, मतलब तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है vb वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है, va वेक्टर, पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में निकाल रहा हूं तो vb और va लिख देता हूं,
वीबी तुम्हारे पास वीबी वेक्टर कितना आया -1 और माइनस का माइनस यहां लिख दिया, वीए वेक्टर कितना आया 1 आया, ये तुम्हारे पास कितना हो गया -2ms-2। सोचो एक लाइन का सोल्यूशन था, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये एकदम पर्वत उर्वत देख के एकदम घबरा मत जाना भाई, बोलना कि अभी गर्दा उड़ा देंगे ससुरा, अभी तुमको मसल के रख देंगे, ऐसे सोचना, ठीक है। हाँ सर, बात समझ में आती है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कभी सर निगेटिव नहीं हो सकता है। आपको यहां पे ऑप्शन नंबर सी में देखो, डिस्टेंस यहां पे आपको निगेटिव दिख रहा है। देखो टाइम तो तुम्हारे पास पॉजिटिव है, लेकिन ये नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आती है, तो डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव दिख गया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में देख लो डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव है, तो बाकी तीनों ग्राफ पॉसिबल है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा 5 सेकंड में, 5 सेकंड मतलब क्या, यहां तक, मतलब यहां तक तुम एरिया निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड पूछता तो आप बस यहां तक एरिया निकालो, ठीक है, सब कुछ लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड पूछा है, तो ये एरिया निकालो पूरी, ये एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस मतलब 3 इंटू हाइट, मतलब ये तुम्हारा कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। टाइम एक्सिस के ऊपर ये वाली एरिया भी है, तो ये एरिया तुम्हारी पॉजिटिव लेंगे, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, स्क्वायर दिख रहा है हमको, सॉरी स्क्वायर है, तो 5 - 4, ये तुम्हारी लेंथ हुई 1, और ये तुम्हारी लेंथ कितनी हुई, देखो भाई ये भी लेंथ तुम्हारी हुई 1, एरिया कितनी हो जाएगी 1 × 1, तो +1 × 1, और ये तुम्हारी जो एरिया है वो टाइम एक्सिस के नीचे, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो साइन लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा, इसकी क्या हो जाएगी एरिया, हाफ इंटू बेस मतलब 4 - 3 मतलब 1 हो गया, इंटू हाइट, हाइट तुम्हारे पास कितना दिया है, 2 दिया है तुम्हारे पास, हाइट 2 लिखना, यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, यहाँ -2 मत लिख देना भाई, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये कट्टम कुट्टम हो गया, ये तुम्हारा हुआ 3 + 1, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ -1, ये कट्टम कुट्टम हो गया, तो ऑप्शन बी मतलब 3 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर तुमसे डिस्टेंस पूछ दिया होता तो आप क्या कर देते, तीनों को ऐड करते सिंपली, तो ऐड करते तो तुम्हारा क्या हो जाता, देखो ये आता 3, ये आता +1, और ये जो माइनस आ रहा है सिंपली बस यहाँ +1 लिख देते, तो ये तुम्हारा कितना होता है 5 मीटर, देखो ऑप्शन में मौजूद है। तो पहले देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 मीटर होगा, डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर होगा। बात समझ में आती है? हाँ सर, बात समझ में आती है, ठीक है। चलो अब सारा जो क्वेश्चन हो सकता था, जितने टाइप का हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने पैराबोला आपको बताया है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बनाना सिखा देता हूँ। क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बनाना सिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है तुम्हारे पास, ठीक है, एक बॉडी है तुम्हारे पास, ऊपर से तुम इसको ड्रॉप कर रहे हो, क्या करो, ड्रॉप कर रहे हो, मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो तुमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, लिख लेना कैसा ग्राफ आएगा। तो बोलोगे सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में हमको रिलेशन पता है, S = ut + ½ at², ठीक है सर। अच्छा u 0, तो सर ये 0 हो गया, और यहां पे आ गया S = ½ a × t²। इतनी बात हमको समझ में आती है, इतनी बात हमको समझ में आती है क्या? हाँ, इतनी बात हमको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा अब तुम क्या करना है, तुमको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो तुमको अगर बोला जा रहा है कि S को तुमको क्या रखना है, y एक्सिस पे रखना है, और ये तुमको t को मतलब टाइम को तुमको कहां रखना है, x एक्सिस पे रखना है, और डिस्प्लेसमेंट को तुमको y एक्सिस पे रखना है। तो जिस चीज को तुम y एक्सिस पे रखे हो उसको y से रिप्लेस कर दो इक्वेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या रखे हो, y एक्सिस पे रखो, तो इसको y से रिप्लेस कर दो, तो y आ गया, ½ × a, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहने वाला है g 9.8, इतना तुमको पता है। अच्छा जो भी तुम x एक्सिस पे रखे हो, ठीक है, उसको x से रिप्लेस कर दो, तो इस इक्वेशन में x एक्सिस पे किसको रखे हो, t को रखे हो, t² को नहीं रखे हो, तो t को किससे रिप्लेस कर दो, x से रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा x²। ये तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो ये तुम्हारा कुछ कैसे दिख रहा है, देखो y = x² तुमको दिख रहा है। मैंने तुमको दो तरीके का पैराबोला बताया था, देखो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए तुम्हारा क्या था, कांस्टेंट था, याद रखना। तो यहां से तुम वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बोल सकते हो। और एक मैंने तुमको बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से ए भी कांस्टेंट था, मैंने बोला था कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वाई। दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, देखो दोनों में से तुमको ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है और ये वाला मैच कर रहा है। तो इस केस में कैसा पैराबोला बनता था, इस केस में ऐसा पैराबोला बनता, ठीक है ना, ऐसा पैराबोला बनता था। तो क्या सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ऐसा बनेगा ग्राफ इस वाले केस के लिए? नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो पूरा पैराबोला ऐसा बनता, लेकिन अब तुम क्या दिखा रहे हो, यहां तो डिस्प्लेसमेंट तुम दिखा रहे हो और यहां तुम टाइम दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव हो सकता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आप वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो। तो ये ग्राफ अगर नीचे जाता वाई एक्सिस पे तब वो पॉसिबल था, लेकिन आप जो एक्स एक्सिस लिए हो वो टाइम एक्सिस लिए हो, तो क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। तो इस तरीके इस तरफ आप जाओगे तो टाइम निगेटिव हो गया ना। तो ये वाला जो ग्राफ है आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो डिनोट कर रहा है कि टाइम निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास ऑरिजिन के इस साइड आओगे तो टाइम निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये वाला पार्ट आपको डिलीट करना पड़ेगा, बस ये वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कौन से केस के लिए? जब ड्रॉप करेंगे तब, ड्रॉप करेंगे तब। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया आपको, पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है आपको, ठीक है। चलो समझ में आया। चलो एक ऐसा भी ग्राफ तुमको लेके बताता हूं, एक ऐसा भी ग्राफ तुमको मैं लेके बताता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हाँ ठीक है, चलो अब मान लो, ठीक है। इसी केस के लिए मैं तुमसे बोलूं कि बताओ कि वेलोसिटी कैसे वैरी कर रही है टाइम के साथ, सॉरी वेलोसिटी कैसे वैरी कर रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो बोलोगे सर इस केस के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं ग्राफ बोलूं, इक्वेशन बोलूं, तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू तो जीरो है सर, तो मैंने यू को क्या बोल दिया, जीरो है। अब यहां पे क्या हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हुआ। सर ने बताया था कि जो वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा है उस क्वांटिटी को क्या कर दो, वाई से रिप्लेस कर दो। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ड्रॉ हो रहा है, वी स्क्वायर नहीं, वी ड्रॉ हो रहा है, बस इसको क्या कर दो, y से रिप्लेस कर दो। तो ये तुम्हारा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a का मतलब क्या है, तुम्हारे पास g है, मतलब कि तुम्हारे जो कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 इंटू a और s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे, तो यहाँ पे x से कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास क्या आ गया, x आ गया, क्या आ गया, x आ गया। तो ग्राफ तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल तो तुमको एक्स दिख रहा है, वाई इज प्रोपोर्शनल तो तुमको एक्स दिख रहा है, वाई इज प्रोपोर्शनल तो तुमको एक्स दिख रहा है। बात आई समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। तो ऐसा कुछ तुमको पैराबोला का ग्राफ दिखेगा, ऐसा कुछ तुमको पैराबोला का ग्राफ दिखेगा जब बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तब। ये देखना भाई, ये नहीं कि बस समझ लेना कि ऊपर नीचे कहीं भी फेंक दिए, नहीं भाई, ऊपर से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो क्या कर रहे हो, ऊपर से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तब जाके ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ आएगा। ये पैराबोला का जो दो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया, इतना ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। होप कि ग्राफ का एक पोस्टमार्टम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर दिया हूँ और आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ग्राफ में जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारा करवा दिया, इसलिए जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डालूंगा, इसका नहीं डालूंगा, क्योंकि ग्राफ का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, जितने भी तरीके का मैंने सब आपको बता दिया। फिर भी 2-3 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि और भी अलग टाइप के प्रैक्टिस सेशन में करवा दूं। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और हार नहीं मानना।